हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती हैं एंड देयर मेजरमेंट क्या है। देखो यार, लास्ट प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि स्टेट्स क्या होती हैं, मैटर्स क्या होते थे और उनकी स्टेट्स क्या होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है और उनके मेजरमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो पहले ही बात करते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक मैटर जो होता है वो आपके यूनिक प्रॉपर्टीज को रखता है। These properties can be classified into two categories: physical properties such as color है, order है, melting point, building, boiling point, density, etc. तो उन्होंने बताया कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इनकी मैटर की प्रॉपर्टीज को। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, दूसरी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे कि उनका कलर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्डर क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और डेंसिटी क्या होती है, ईटीसी एक्स्ट्रा का। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती हैं फिर कि जैसे कंपोजिशन क्या है, कंबस्टिबिलिटी क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, एंड बेसिस एंड एसिड्स एंड बेसिसिटी एक्सेट्रा। ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये आपको याद रखनी होती है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी काउंट की जाती हैं, सच ए कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी, ये सब चीजें आती हैं। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज में कंपोजिशन, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेस के अकॉर्डिंग आती है। तो ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं में कंफ्यूजन हो जाता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसी सब्सटेंस की और मैटर की या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। अगर हम किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं, मान के चलिए कि मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट देखना है या ऑर्डर देखनी है, कलर देखना है, तो उसमें क्या होता है कि उसके किसी भी कंपोजिशन में कोई भी प्रकार का चेंजिंग नहीं आती है। जैसे कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखिए, अगर हम किसी को गर्म करते हैं, वाटर को ही एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, अगर हम उसे गर्म करते हैं और 100 डिग्री सी टेम्परेचर तक ले जाते हैं तो उस पर वो बॉयल होने लगता है, यानी कि वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन उसके कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ वाटर। उसका फॉर्मूला जो था वही रहता है, मतलब H2O था वो H2 ही रहेगा, कितना भी बॉयल हो जाए, कितना भी वेपोराइज हो जाए, उतना ही रहता है। और ऑर्डर हमेशा उसकी इसमें लेस होती है वो भी रहेगी, कलर हमेशा कलर लेस होता है उतना वो वैसा ही रहेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, तो कंपोजिशन में तो कोई चेंजिंग नहीं आती। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, देखो कि द मेजरमेंट ऑफ और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज टू अकर। अगर हम किसी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करना चाहते हैं तो उसमें हमें क्या होता है कि केमिकल चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है, ये आकर मतलब केमिकल चेंज प्राप्त होता है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी डज नॉट रिक्वायर अकरेंस ऑफ अ केमिकल चेंज। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐसा कोई भी चेंज नहीं आता। उन्होंने कहा है कि एग्जांपल के लिए कि द एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन डिफरेंट सब्सटेंस, दीज इंक्लूड एसिडिटी और बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी एक्सेट्रा। चलो ये तो पता है कि एसिडिटी हो गया या बेसिसिटी हो गया, कंबस्टिबिलिटी मतलब ज्वलनशीलता उसकी कितनी है, इन चीजों के बारे में बताता। अब देखो यार कि चेंज कैसे आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज में। अगर हम बात करते हैं कि हम उसकी बेसिसिटी को डिफाइन करना चाहते हैं कि कितना बेसिसिटी है, या एसिडिटी बढ़ाते हैं या जो भी करते हैं, तो उसमें हम अगर एसिडिटी बढ़ाते हैं तो H प्लस को जोड़ना पड़ता है। तो उसमें जैसे वाटर था, H2O का फॉर्मूला था, तो H3O पॉजिटिव में हो जाएगा, तो पता चलेगा कि उसकी एसिडिटी कितनी है। या बेसिसिटी में OH माइनस आधा ऐड हो जाएगा। या तो बेसिसिटी वगैरह के बारे में, जब इन चीजों के बारे में हम जानते हैं तो उसमें उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है। और रिएक्टिविटी क्या है, तो अगर हम चीजों से रिएक्ट करा करके पता चलता है कि कितना रिएक्टिविटी। तो इन सब चीजों को मेजर करने के लिए हमें केमिकल उसकी जो कंपोजिशन होता है उसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है या ऑर्डर है, इन सब चीजों को गर्म करते हैं तो इसके फॉर्मूले में कोई भी चेंजिंग नहीं आता। आप कितना भी गर्म कर लीजिए, कितना भी कम अमाउंट रह जाए वाटर का, लेकिन उसका फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहता है। तो इस प्रकार से फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंजिंग नहीं होती, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। अब इसके बाद देखिए, द केमिस्ट डिस्क्राइब, इंटरप्रेट एंड प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी विच आर डिटरमाइंड बाय केयरफुल मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब देखो उन्होंने बताया कि केमिस्ट जो थे उन्होंने किसी भी मैटर का नेचर क्या होगा या बिहेवियर क्या होगा उसको उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर बताया, विच आर डिटरमाइंड बाय केयरफुल मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जिसको हम डिटरमाइन किस केयरफुली मतलब किससे करते हैं उसको, या तो एक्सपेरिमेंटेशन से या फिर मेजरमेंट के द्वारा। और मेजरमेंट ये दोनों टर्म होते हैं जिनके हेल्प से हम मेजर करते हैं और बताते हैं कि कोई भी मैटर होगा या सब्सटेंस है उसका नेचर, उसका बिहेवियर कैसा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख ही लेते हैं, मान के चलिए किसी इंसान का ही देख लो, हम लोग जैसे अगर कि पता लगाते तो यही पता लगाते हैं ना कि उसके बोलने का तरीका कैसा है, बात करने का क्या ढंग है, पहनने का ढंग क्या है, खाने पीने, ये सारी चीजें हैं। तो इसी प्रकार इसकी प्रॉपर्टीज होती है केमिकल और फिजिकल किसी भी मैटर की, उसके द्वारा डिसाइड होता है कि एक्चुअल उसका बिहेवियर कैसा है किसी भी सब्सटेंस का। तो इन द
फॉलोइंग सेक्शन वी विल लर्न अबाउट द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी ये नीचे जो दिया गया है कि 1.32 में कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने कहा कि अगर क्वांटिटेटिवली अगर हम मेजर करते हैं, क्वांटिटेटिव जहां शब्द आ जाए समझ लो कि यानी कि नंबर्स के बारे में बात हो रही है। क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये दो जो डिफरेंट टर्म होते हैं, लेकिन जहां पर क्वांटिटेटिव आता है वहां पे मतलब कि अमाउंट या नंबर के बारे में बात की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, एक्सेट्रा आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। तो उन्होंने कहा कि किसी भी मैटर की अगर लंबाई क्या है, एरिया कितना है, उसका वॉल्यूम क्या है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्वांटिटेटिवली नेचर में आती हैं, क्वांटिटेटिव नेचर में काउंट की जाती हैं। यानी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर। देखो जैसा कि लिखा है उन्होंने कि कोई सा भी आप क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं, मतलब मेजरमेंट करते हैं किसी भी क्वांटिटेटिव क्वांटिटी का, तो वो हमेशा नंबर में होती है। देखो ऐसा लिखा भी है कि एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स इन विच इट इज मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल के लिए उन्होंने क्या कहा कि मान के चलिए लेंथ ऑफ अ रूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 6 मीटर। हियर 6 इज द नंबर एंड m डिनोट्स मीटर, द यूनिट इन विच द लेंथ इज मेजर्ड। तो उन्होंने कहा कि भाई लंबाई है, मान के चलिए कोई रूम है उसकी उन्होंने कहा कि 6 मीटर की लंबाई है, तो उसमें 6 जो है वो तो नंबर को डिफाइन करता है और पीछे जो मीटर लगा हुआ है ये उसके यूनिट को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है कि लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे भी अभी कि यूनिट्स क्या होती हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में नंबर को मेजर किया जाता है, लेंथ हो गया, एरिया वगैरह में नंबर्स में ऐड किया जाता है उनको। तो अर्लियर टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इट मीन दैट द इंग्लिश सिस्टम एंड द मीट्रिक सिस्टम वर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा कि भैया डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के लिए वर्ल्ड में इंग्लिश सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम, ये दो प्रणाली हैं जिनका यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब अदर अदर जगह पे। जैसे वर्ल्ड में तो कई सारे कंट्रीज हैं, तो उन्होंने कहा यूएसए में भाई ये यूज किया जा रहा है, जर्मनी में ये किया जा रहा है, इंडिया में ये हो रहा है, या चाइना में कहीं कोई और। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अलग अलग सिस्टम्स का यूज किया जाता है मेजर करने के लिए। द मीट्रिक सिस्टम विच इज ऑरिजिनेटेड इन फ्रांस इन लेट 18th सेंचुरी। तो उन्होंने कहा कि जो मीट्रिक सिस्टम है इसको फ्रांस में यूज किया जाता है, जिसे 18th सेंचुरी में यूज किया गया था। वॉज मोर कन्वीनियंट एज इट वॉज ऑन द डेसिमल सिस्टम, जो कि बहुत ज्यादा कन्वीनियंट मतलब सहूलियत के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, जो कि डेसिमल सिस्टम के रूप में होती है, देखा जाता है या लेट नीड अ कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम वॉज फेल्ट बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। लेकिन कुछ समय के बाद साइंटिफिक जो कम्युनिटी थी उन्हें फील हुआ कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम की जरूरत है, इस एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया जो जो हर जगह काम करे। जैसे सच अ सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960 एंड इज डिस्कस्ड इन द डिटेल बिलो। तो उन्होंने एक सिस्टम को डेवलप किया, एस्टेब्लिश किया 1960 में, जिसको हम नीचे पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो वो कौन सा सिस्टम था? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं। देखो अब समस्या आती है कि एक्चुअल में ऐसा यूनिट देने की जरूरत क्या पड़ी। देखो यार हम जानते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि मान के चलो इंडिया है, इंडिया में रुपए चलता है, जर्मनी में आपका यूरो चलता है, यूएसए में आपका डॉलर चलता है, इसी प्रकार से सिस्टम था। उन्होंने कहा कि भाई अब हमें अगर कोरिलेट करना है कि अगर कोई बंदा इंडिया से जाकर के जर्मनी जाता है तो उसे कैसे पता चले कि रुपए कि कितने रुपए का क्या मतलब होता है। तो क्या जैसे कि यूरो की वैल्यू 89 होती है, डॉलर की वैल्यू यूएसए में 82 होती है या 83 चल रही है अभी करंट में। तो इन सब चीजों को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे किया जाए। जैसे कि इंडिया का बंदा अगर मान के चलिए यूएसए में जाता है तो 82 रुपए पे करता है और $1 ले लेता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा भाई डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स प्रणाली का यूज किया जा रहा है, तो उनको एक दूसरे से कोरिलेट कैसे किया। जैसे इंग्लिश सिस्टम जो होता है जिसमें लेंथ हो, जिसमें आपका फुट हो गया, लंबाई के लिए फुट का यूज किया जाता है, वेट के लिए पाउंड का यूज किया जाता है, टाइम के लिए सेकंड का यूज किया जाता है। और मीट्रिक सिस्टम में अगर हम लेते हैं, जैसे लेंथ के लिए मीटर यूज किया जाता है, वेट के लिए किलोग्राम यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वेट के लिए वो किलोग्राम यूज कर रहे थे और यहाँ पे पाउंड को यूज कर रहे थे। तो इन दोनों को एक दूसरे में कैसे कोरिलेट किया जाए, कैसे समझने में हर जगह पे आसानी हो, इसके लिए ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दिया गया। उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड यूनिट बना लेते हैं। तो उसमें लिखा है कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स in France, D system international D unites abbreviated as SI was established by the 11th General Conference on Weights and Measures CGPM from Conference General Dies Points at Measures।
The CGPM is an intergovernmental treaty organization created by a diplomatic treaty known as Metric Convention which was signed in Paris in 1875। तो इसमें कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि भाई 1875 में फ्रांस पेरिस में एक संधि हुई, ट्रीटी हुई, जिसमें कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें संधि की गई कि भाई एक मीट्रिक कन्वेंशन के लिए हम एक सिस्टम को बना लेते हैं, और ऐसा ही सिस्टम को दे दिया, ऐसा ही प्रणाली को उन्होंने दिया कि भाई एक ऐसी सिस्टम बनाते हैं, स्टैंडर्ड सिस्टम एक ऐसा स्टेब्लिश करते हैं जो जो हर जगह लागू हो सके इजीली। तो द एसआई सिस्टम हैज 7 बेस यूनिट्स। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा यूनिट जो है वो 7 बेस यूनिट्स को रखते हैं एंड दे आर लिस्टेड इन टेबल 1.1 में, और जिन्हें हमने टेबल 1.1 में दिखाया गया है, दिया लिखा मतलब दर्शाया गया। these units pertain to the 7 fundamental scientific quantities। ये यूनिट्स जो हैं वो 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज को रखती हैं। द अदर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी etc कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम दीज क्वांटिटीज। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद जितनी भी बनेगी ये 7 फंडामेंटल ऐसी यूनिट्स हैं जिनसे आप किसी को भी बना सकते हो। उन्होंने कहा जैसे कि अगर स्पीड है मीटर प्रति सेकंड होगा, वॉल्यूम होगा, डेंसिटी हो गया, आर एक्सेट्रा, और कई ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको आप इजीली इनसे बना सकते हो। देखो क्या क्या है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होता है। टेबल 1.1 में लिखा हुआ है कि बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। बेस फिजिकल क्वांटिटी में अगर देखें लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनस इंटेंसिटी है। तो उन्होंने कहा कि सिंबल इसको किस लिए दिया गया है, सिंबल फॉर क्वांटिटी के लिए सिंबल कौन से, लेंथ के लिए एल दिया, मास के लिए एम दिया, टाइम के लिए टी दिया, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई दिया, टेम्परेचर के लिए टी दिया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एन दिया है, और इंटेंसिटी के लिए इन्होंने आई भी दे रखा है। अब ऐसा यूनिट क्या है इनकी, लेंथ की मीटर है, वेट की किलोग्राम, मास की किलोग्राम है, टाइम की सेकंड है, करंट की एम्पियर है, टेम्परेचर की केल्विन है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल है, और इंटेंसिटी की कैंडेला दिया। जिनको सिंबल फॉर ऐसा यूनिट जिन्हें हम डिटरमाइन, जिन्हें मतलब सिंबल जो होता है वो मीट, एम, किलोग्राम, सेकंड, ये, के, मोल और कैंडेला, इन चीजों के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं जिन्हें आपको याद रखना ही होता है। अब आगे हम देखते हैं कि लिखा है कि दिस द डेफिनेशन ऑफ द एसआई बेस यूनिट्स आर गिवन इन टेबल 1.2। द एसआई सिस्टम अलाउज द यूज ऑफ प्रीफिक्स टू इंडिकेट द मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ अ यूनिट। उन्होंने कहा कि ऐसा यूनिट जो होती है, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ अ यूनिट, किसी यूनिट को डिफाइन करने के लिए प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लगन को लगा, पूर्व लगन का वर्ड का हम यूज कर सकते हैं। देखो अभी देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने कहा, जैसे कि यूनिट ऑफ लेंथ है, तो ये तो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि डेफिनेशन ऑफ एसआई बेस यूनिट क्या होती है, कि ये आपको लर्न ही करनी पड़ती है, इनका कोई तरीका नहीं है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं क्योंकि इन्हें हर हाल में याद करना ही होगा। बहुत काफी अभी आप जब न्यूमेरिकल वगैरह करोगे तो उनमें समझ में आएगा कि यूनिट कितनी जरूरी होती है लिखना उनके साथ में। उन्हीं से क्वेश्चंस भी काफी गलत हो जाते हैं अगर आप भूल जाते हो तो। जैसे कि ये लिखा है कि लेंथ ऑफ मीटर क्या है, मास ऑफ किलोग्राम है, मास की किलोग्राम है, टाइम की सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर है, टेम्परेचर का केल्विन है, और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। These prefixes are listed in table 1.3. Let us now quickly go through some of the quantity which you will often using in this book। तो उन्होंने कहा है कि हम जल्दी ही कुछ क्वांटिटीज देखेंगे जिसमें आप इन बुक को, इस बुक की जिसमें आप इन सबको यूज करेंगे। तो 1.3 टेबल पर चलते हैं। उन्होंने बताया कि देखो 1.3 टेबल ये है, इसमें प्रीफिक्स यूज इन दी एसआई यूनिट। इसमें प्रीफिक्स जो होते हैं वो यूज किए गए, किस प्रकार से यूज किए गए हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है कि फेमटो, ये जो मैंने कलर किए हुए हैं ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट यूनिट है, और ये वैल्यू आपको याद ही रखनी होगी हर हाल में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको ये बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है आगे चल के। जैसे फिमटो हो गया, पिको हो गया, नैनो है, माइक्रो है, मिली है, सेंटी है, डेसी है, डेका है, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा और पेटा। ये इतनी यूनिट है जो बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी, वो बहुत ज्यादा यूजफुल भी होती हैं। अब बात आती है कि मास एंड वेट क्या होता है। देखो यार, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मास का मतलब क्या है और वेट का मतलब क्या है। वैसे दोनों की यूनिट किलोग्राम ही होती है, लेकिन अगर पूछा जाए कि डेफिनेशन के तौर पे कि क्या होती है, तो इसको हम लोग क्लियरली मेंशन नहीं कर पाते हैं। तो देखो इसमें लिखा है कि मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट व्हाइल वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने कहा है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, तो उसका मास उसका एक्चुअल अमाउंट होता है, किसी मैटर का एक्चुअल जो अमाउंट होता है वो उसे उसका मास कहलाता है, जो मैटर के अंदर प्रेजेंट होता है।
amount while weight is the force exerted by gravity on an object। और जो वेट होता है वो किसी भी सब्सटेंस का वो उसकी ग्रेविटी के द्वारा लगाया गया फोर्स होता है। जैसे कि अगर हम देखो बात करते हैं कि अगर हम इन यहाँ पे पृथ्वी पर रहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा वजन भी पता चलता है और हमारा ग्रेविटी भी हमें पता चलती है कि हम नीचे ही क्यों हैं। जैसे कोई अब हम बॉल उछालते हैं तो वो नीचे ही क्यों आती है, क्योंकि वो ग्रेविटी लगती है उस पे। या फल कोई टूट के गिरता है तो वो नीचे ही क्यों आता है, क्योंकि उस पर ग्रेविटी का फोर्स वर्क करता है। लेकिन अगर हम उसी चीज को चंद्रमा पे लेके जाते हैं मान के चलिए, तो वहां पे क्या होता है कि वो चीजें तैरने लगती हैं, मतलब उड़ने लगती हैं, जमीन चंद्रमा की क्रस्ट पर नहीं आ पाती हैं, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जो होती है वो जीरो हो जाती है। जिसकी वजह से तो इससे ये क्लियर होता है कि द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, कि मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आप कहीं पे भी जाइए, जितना मास रहेगा, किसी भी प्लेस टू प्लेस जाइएगा, मास में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। वेयर इट्स वेट मे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन द ग्रेविटी। लेकिन अगर वेट जो है वो ग्रेविटी की वजह से काउंट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली है कि जब जब जैसे जैसे ग्रेविटी चेंज होगी उसका वेट भी डेफिनेटली है कि चेंज ही होगा। अगर आप चंद्रमा पे लेके जाओगे तो वहां पे ग्रेविटी ही नहीं है तो जीरो दिखाएगा वेट, और अगर आप पृथ्वी पे आओगे तो वेट का पता चल जाएगा क्योंकि ग्रेविटी लगा रहा है। तो यू शुड बी केयरफुल इन यूजिंग दीज टर्म। तो उसने लिखा भी है कि आपको इन टर्म को यूज करने से पहले केयरफुल होना चाहिए, सावधान होना चाहिए कि भैया मास और वेट में डिफरेंस होता है, मास और वेट दोनों एक ही नहीं होते हैं। और द मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। और मास को अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं किसी सब्सटेंस के तो लैब में उसको बहुत ही इजीली एनालिटिकल बैलेंस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से, बेइंग बैलेंस जिसे भी हम बोलते हैं, तो उसके हेल्प से हम लोग मेजर कर सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मास एज गिवन इन द टेबल 1.1 इज किलोग्राम। जैसे कि 1.1 टेबल में हम देख के आ रहे हैं कि किसी मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम में दी जाती है। हाउएवर इट्स फ्रैक्शन नेम्ड एज ग्राम। 1 kilogram is equal to 1000 gram is used in the laboratory due to the smaller amounts of chemical used in chemical reactions। अब उन्होंने बताया है कि जबकि मास किलोग्राम जो है उसको फ्रैक्शंस में अगर हम तोड़ते हैं तो ग्राम में आ जाता है, और 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, जिसका यूज हम लेबोरेटरी में करते हैं। हाँ तो देखो यार, लेबोरेटरी में अगर आप जाते हो तो जब आप जाओगे या ग्रेजुएशन करोगे या फिर एमएससी या पीएचडी करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, जो लोग काम करते हैं उन्हें पता होता है कि वहाँ पे बेइंग बैलेंस जो होता है वो ग्राम में ही ज्यादातर मेजर किया जाता है, क्योंकि केमिकल्स जो होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, इसलिए इनका यूज बहुत ही कम अमाउंट में किया जाता है। अब बात आती है कि वॉल्यूम क्या होता है। देखो वॉल्यूम की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, उसे उसने लिखा कि वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। कि वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस के द्वारा जितना स्पेस कवर किया जाता है उस उस स्पेस को ही उसका वॉल्यूम कहते हैं। इट हैज द यूनिट ऑफ लेंथ क्यू। और ये इसकी यूनिट जो होती है वो लेंथ क्यू होती है। लेंथ की यूनिट हम जानते हैं कि क्या होती है, मीटर क्यू, यानी कि मीटर क्यू होती है। तो देखो एक बार और देखते हैं, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बेयर सब्सटेंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस के द्वारा कितना स्पेस का अमाउंट कवर किया गया है। मान के चलो कि हमारे पास कोई ब्रिक्स है, हम जिसको रखते हैं, या ईंट है या पेन है, कुछ भी है, रखते हैं तो वो जितना एरिया कवर कर लेती है जमीन का, वही उसका जो वॉल्यूम होता है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। और इसको हम लेंथ मीटर क्यू में, वॉल्यूम जो होता है इसकी यूनिट लेंथ क्यू होती है। सो इन द एसआई सिस्टम वॉल्यूम हैज यूनिट्स ऑफ मीटर क्यू। और एसआई सिस्टम में लेंथ की यूनिट हम लोग पढ़ के आए कि मीटर होता है, क्यू है, इसलिए मीटर क्यू हो गया। तो ये देखिए एनालिटिकल बैलेंस है, कुछ इस प्रकार का जो एनालिटिकल बैलेंस होता है जो कि ग्राम में मेजर करने के लिए सब्सटेंस को यूज किया जाता है लेबोरेटरीज में। अब बात आती है बट अगेन इन इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी स्मॉल वॉल्यूम्स आर यूज। हाँ हालांकि लेबोरेटरी में वॉल्यूम को बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है। हेंस वॉल्यूम इज ऑफ्टन डिनोटेड इन सेंटीमीटर और डेसीमीटर यूनिट्स। तो वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यू में भी डिनोट करते हैं, डेसीमीटर क्यू में भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमने जैसा पढ़ रखा है कि देखो डेसीमीटर क्यू, डेसी 1 डेसी बराबर 10⁻⁻1, अगर क्यू है तो 10⁻³ हो जाएगा। और सेंटी बराबर 10⁻² मीटर होता है, अगर क्यू होगा तो सेंटीमीटर 10⁻6 मीटर क्यू हो जाएगा। आ कॉमन यूनिट लीटर विच इज नॉट एन एसआई यूनिट। हाँ तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है, आपको याद रखना होता है कि लीटर की जो यूनिट होती है एसआई, जो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो लीटर नहीं होती है एसआई यूनिट में, उसे मीटर में काउंट किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वॉल्यूम की यूनिट क्या हो, एसआई यूनिट क्या है, तो आप ये नहीं कहोगे कि भाई दूध लिया या पानी लिया या ऑयल लिया, आपने कुछ भी तेल वगैरह लिया तो उसको हम लीटर में मेजर करके दे देते हैं, दूध दूध वगैरह को, तो उसकी एसआई यूनिट लीटर नहीं होती, उसे मीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है तब। तो वो यूनिट जो होती है वो उसकी मीटर क्यूब होती है, जो एसआई यूनिट होती है। इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। और जो लिक्विड जो लीटर होती है वो लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज की जाती है वॉल्यूम की।
वॉल्यूम को अगर लीटर में अगर लिक्विड के फॉर्म में मेजर करना है तो हम उसमें लीटर का यूज करते हैं, लेकिन लीटर जो होती है वो ऐसा यूनिट नहीं होती है। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये डिफरेंट यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस वॉल्यूम, ये डायग्राम दिखाता है कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स जो होती हैं उनको वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किए जाते हैं। जैसे कि एमएल कर लो आप, लिक्विड के फॉर्म में तो एमएल में हो गया, लीटर में हो गया, और अगर उसी को हम मीटर क्यूब में लेके जाते हैं तो मीटर क्यूब में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में कर सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब में भी कर सकते हैं। तो इन यूनिट्स को बदल सकते हैं। तो देखो ये लिखा है कि लीटर में, डेसीमीटर क्यूब में 1000 ml होता है, 1 लीटर में 1000 ml हो गया, 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में भी डिनोट कर सकते हैं। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे बात आती है कि इन द लेबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स और सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट और पिपेट एक्सेट्रा। तो उन्होंने कहा कि अगर लेबोरेटरी में हमें मान के चलो लिक्विड को लेना है तो उसको हम तो भाई वॉल्यूम में मेजर करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसको हम मेजर कैसे करें? तो इनके लिए ये इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जैसे सिलेंडर हो, ग्रेजुएटेड सिलेंडर हो गया, ब्यूरेट हो गया, पिपेट हो गया, ये जो डायग्राम बना हुआ है आपका टेबल फिगर 1.7 में, सम वॉल्यूम मेजरमेंट मेजरिंग डिवाइसेस। तो ये जो डिवाइसेस हैं जिनका यूज हम वॉल्यूम को मेजर करने के लिए करते हैं। आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज्ड प्रिपेयर अ नोन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, और किसी सॉल्यूशन को अगर हमें किसी नोन सॉल्यूशन को बनाना है, उन्होंने कहा 1 लीटर बनाना है या 2 लीटर बनाना है, तो हम ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो होता है इसका यूज करते हैं सॉल्यूशन को बनाने के लिए। जबकि ग्रेजुएटेड सिलेंडर हो गया, पिपेट हो गया, ब्यूरेट हो गया, ये तीनों जो डायग्राम बने हैं ये यूज होते हैं आपके वॉल्यूम को नापने के लिए कि कितना है, कितने एमएल। देखो ये दिखा है कि एमएल में लिखा हुआ है, जैसे एमएल 10 से स्टार्ट होकर के 100 ml तक जाता है, ये 25 ml तक है। तो इस प्रकार से ये 0 ml से स्टार्ट होता है, 1 ml, 2 ml, 3, 4, 5। तो ऐसे चल के इनसे हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मेजर कर लेते हैं। अब बात आती है कि डेंसिटी क्या होती है आपकी। तो द टू प्रॉपर्टीज मास एंड वॉल्यूम डिस्कस्ड एबव आर रिलेटेड एज फॉलोज। तो उन्होंने कहा कि ये दो टर्म जो है मास एंड वॉल्यूम, जिनको हम ऊपर एबव डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला दिया गया है वो है कि मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो उन्होंने कहा कि देखो डेंसिटी किसी सब्सटेंस की कि उसके पर यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना मास, अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट है। मतलब कोई सब्सटेंस है उसमें टोटल मास कितना प्रेजेंट है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में, वह उसकी डेंसिटी कहलाती है। जो कि फॉर्मूले से लिखा हुआ है कि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। ये डेफिनेशन भी बोलती है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलो। तो हम लोग ऐसा यूनिट इजीली निकाल सकते हैं। हम लोग देख के आ रहे हैं ऊपर की मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होता है। लीटर नहीं होता है, क्योंकि ऐसा यूनिट में लीटर को काउंट नहीं किया जाता है। ये फंडामेंटल यूनिट्स थी जो दी गई थी, उसमें ऐसा यूनिट वॉल्यूम की हमेशा ही मीटर क्यूब ली जाती है। ये आपको याद रखना होगा, बहुत मतलब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। दिस इज यूनिट इज क्वाइट लार्ज एंड अ केमिस्ट ऑफ्टन ऑफ्टन एक्सप्रेस डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेयर मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम्स एंड वॉल्यूम इज एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको हम जनरली ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर को हम आसानी से मीटर क्यूब का ही तो फ्रैक्शन है, सेंटीमीटर क्यूब में तोड़ सकते हैं, किलोग्राम को ग्राम में तोड़ सकते हैं। तो इसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अबाउट tells us about how closely its particles are packed. If density is more, it means the particles are more closely packed. अब उन्होंने बताया कि डेंसिटी बताती क्या है हमें किसी सब्सटेंस का। देखो तो उसने लिखा, उन्होंने लिखा है कि डेंसिटी जो होती है टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल आर पैक्ड, कि किसी भी सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे जो मिलकर के बना हुआ होता है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं कितने पास पास जुड़े हुए हैं, कितनी उनमें क्लोज पैकिंग है, पास पास हैं कि दूर दूर हैं। यदि इफ डेंसिटी इज मोर, यदि डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास ज्यादा होगा, यानी कि मास ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे यानी कि वो क्लोज क्लोज पैक्ड होंगे। तो ये लिखा है कि इट्स मींस पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड, यानी कि अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे और वो एक दूसरे बहुत पास पास चिपके हुए होंगे। जैसा कि हमने सॉलिड नेक्स्ट पार्ट 2 में हमने देखा था कि सॉलिड की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, हमने उसका एग्जाम्पल भी देखा था, डायग्राम भी देखा था कि किस प्रकार से उसमें पार्टिकल्स जो होते थे वो क्लोज क्लोज होते थे कंपैरिजन टू लिक्विड के और गैसेस के। तो वही उन्होंने लिखा है। अब बात आती है कि टेम्परेचर क्या होता है। दो देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर, डिग्री सी, डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सी से डिफाइन करते हैं। देखो यार ये जीरो जो लगा हुआ होता है सी के ऊपर इसे हम डिग्री बोलते हैं, और सी को सेल्सियस बोला जाता है। डिग्री फॉरेनहाइट, तो एफ को डिग्री फॉरेनहाइट बोला जाता है। और कहाँ चला गया, हाँ ये डिग्री डिग्री फॉरेनहाइट बोला जाता है। इसके बाद और थर्ड यूनिट जो होती है इसको
केल्विन बोला जाता है, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 यूनिट का यूज किया जाता है, या तो डिग्री सी का, फ़ारेनहाइट का और केल्विन का। हियर के इज द एसआई यूनिट। लेकिन अगर इनमें से देखा जाए कि भाई ऐसा यूनिट क्या है तीनों की, तो सिर्फ केल्विन होती है, जो जैसा कि उन्होंने लिख रखा है, द थर्मोमीटर्स बेस्ड ऑन दीज स्केल्स आर शोन इन फिगर 1.8। जनरली द थर्मोमीटर विद सेल्सियस स्केल्स आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सी। उन्होंने कहा कि भैया थर्मोमीटर को बेस्ड ऑन स्केल्स आर शोन इन फिगर 1.8। तो हम फिगर 1.8 को पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। दो द थर्मोमीटर यूजिंग डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। देखो ये केल्विन है, जो कि कहाँ से चलता है आपका 273 373 तक लिखा हुआ, 373 केल्विन है। और सेल्सियस में आपका 0 डिग्री सी से 273 100 डिग्री सी तक जाता है। और फॉरेन हाइट जो होता है आपका, वो 32 डिग्री एफ से लेकर 212 डिग्री एफ तक जाता है। और ये 273 केल्विन से लेकर के आपका केल्विन में अगर देखा जाए 273.15 केल्विन से लेकर 373 केल्विन के बीच के 373 केल्विन तक जाता है। अब बात आती कि भाई ये तीन तीन यूनिट दी क्यों गई उन्होंने, जब केल्विन से ही काम चल जाता तो हमें डिग्री सी को पढ़ने की जरूरत और केल्विन की क्यों पड़ी। तो उन्होंने बताया, देखो यार ऐसा होता है कि जैसे मान के चलो हमारे पास 3 कंट्री ले लो, हम ले लेते हैं कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया और अमेरिका हो गया। तो वहां के जो साइंटिस्ट रहे, मान के चलो जो अमेरिका के रहे, उन्होंने टेम्परेचर को मेजर किया, मान के चलो वाटर को किया, तो उन्होंने वहां पे वो यूनिट्स का यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई फॉरेन हाइट में हम मान लेते हैं कि 10 फॉरेन हाइट है, 32 फॉरेन हाइट है या 212 फॉरेन हाइट है। उन्होंने ऐसे मेजर कर दिया। उन्हें पता नहीं था कि भाई वहां, अब इंडिया की तो लैंग्वेज अलग है, इंडिया में जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने कहा मान के चलो हम भाई डिग्री सी में मेजर कर रहे हैं, उन्होंने कहा 100 डिग्री सी वाटर का टेम्परेचर है, 50 डिग्री सी वाटर। अगर अब चाइना में हम जाते हैं तो वहां के साइंटिस्ट अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं, अलग चीजों का यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको फॉरेन हाइट के रूप में दे दिया। तो जिसकी वजह से इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई एक्चुअल में लेकिन आप मेजर करोगे तो आंसर वही आता है सबकी। तो फिर उनको कोरिलेट करने के लिए उन्होंने करने के लिए देखो एक यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है कि वेयर दीज टू टेम्परेचर्स आर द फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ से लिखा कि जनरली दैट थर्मोमीटर विद सेल्सियस स्केल्स आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 से 100 डिग्री सी। सेल्सियस में आप जाओगे तो 0 से डिग्री 100 डिग्री तक मेजर करता है। वेयर दीज टू टेम्परेचर्स आर द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। उन्होंने कहा है कि अगर 0 डिग्री सी की बात करते हैं तो वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कराता है, जबकि 100 डिग्री सी होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट को बताता है वाटर के। द फॉरेन हाइट स्केल इज रिपोर्ट रिप्रेजेंटेड बिटवीन 32 डिग्री से 212 212 डिग्री सी 12 डिग्री को बताता है, फॉरेन हाइट में बताता है। द टेम्परेचर ऑन टू स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। हाँ, तो उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया कि फॉरेन हाइट बराबर 9/5 डिग्री सी प्लस 32। यानी कि अगर आप फॉरेन हाइट से डिग्री सी में जब बदलना चाहते हो, डिग्री सी से आप फॉरेन हाइट में बदलना चाहते हैं यूनिट को, तो आप इजीली दिस फॉर्मूले से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो द केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल एज फॉलोज। और अगर केल्विन को आप डिग्री सी में ले जाना चाहते हो तो डिग्री सी में जितनी भी वैल्यू दी गई है आपकी, देखो ये लिखा हुआ है के बराबर डिग्री सी प्लस 273.15। अगर आप उसमें 273.15 जोड़ देते हो तो वो यूनिट आपकी डिग्री सी से केल्विन में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सी, it's mean that negative values are possible in Celsius scale but in Kelvin scale negative temperature is not possible। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप डिग्री सी में किसी टेम्परेचर को मेजर करते हो तो वो नेगेटिव में जा सकता है। अगर आप 0 से नीचे लेके गए, मान के चलो फ्रीज किया किसी वाटर को फ्रीज किया, या कई सारे सॉल्वेंट ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में जिनका नेगेटिव में भी बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो डिग्री सी में तो वो नेगेटिव में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे केल्विन में लेके जाओगे तो वो भी इसलिए कि उसमें 273.15 आपको जोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए इसमें लिखा है कि डिग्री सी में तो आप नेगेटिव में रह सकते हो, लेकिन आप जैसे ही केल्विन में कन्वर्ट करोगे 273 जोड़ोगे वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी। तो ये तो था बस इतना, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो आपको समझ में आ गया होगा कि केल्विन, सेल्सियस और फॉरेनहाइट 3 यूनिट्स का क्यों यूज किया गया था टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। वो अकॉर्डिंग टू अदर साइंटिस्ट और अदर अदर प्लेसेस पे अदर अदर चीजों का यूज किया जाता है, टर्म का यूज किया जाता है। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।